हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोमा हेयर और आप सभी का बिल्ड करियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास नंबर टू है, क्योंकि वन में मैंने क्या करवाया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीसियस है और मुझे इसी से गाइडेंस मिलती है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि टेलर की कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी हैं। और अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है क्या टेलर और एफ.डब्ल्यू. टेलर और फेयल को लेके? क्योंकि मेरे मन में तो ऐसा कन्फ्यूजन था, मैंने बहुत फेस किया इसे। और तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपके लिए बहुत काम आएगा। टेलर का मतलब आप ऐसे जनरल सेंस में लीजिए, इसके वर्डिंग्स पे मत जाइए। मैंने ऐसे ही इसको कहा है, टेलर मतलब जो आपके कपड़े सीता है। ओके, मैंने ऐसे ही इसे समझा था, इसी से मुझे याद रहता था, इसीलिए मैं भी आपको ये टेक्निक बता रही हूँ। तो टेलर क्या है, वो बहुत अच्छी तरह से कपड़े सीता है, उसके लिए उसको माइंड लगाना पड़ता है। तो साइंटिफिकली वो कपड़े सीता है, तो इसी से आपको याद रहेगा कि टेलर बहुत साइंटिफिक है। ओके, टेलर बहुत साइंटिफिक है। चलिए, तो आई होप आपकी ये ट्रिक हम काम आएगी। ओके, तो इसके बाद मुझे कभी कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, तो आई होप कि आपको भी नहीं होगी। ओके, तो चलिए टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर ने क्या सजेस्ट किया था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग होनी चाहिए। प्लानिंग का काम प्रोडक्शन वाले नहीं करेंगे, प्रोडक्शन का काम प्लानिंग वाले नहीं करेंगे। और जिससे कि दोनों को अलग अलग होने से क्या फ़ायदा होगा, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वर्कर्स को प्लानिंग के बर्डन से आज़ादी मिलेगी और सिर्फ प्रोडक्शन पे वो ध्यान देंगे। टेलर ने सजेस्ट किया कि हर डिपार्टमेंट में कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ओके, जो सुपरवाइज, गाइड और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को। इसलिए इनके लिए क्या है, 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स को सजेस्ट किया था टेलर ने। चलिए, तो आप जानते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन है। पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब ये फोरमैन क्या काम करते हैं, मैकेनिकल और मैनुअल जॉब के स्टेप्स को सीक्वेंस या लाइन उनका फिक्स करते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है। रूट मतलब रास्ता होता है, इसी से आपको पता चलेगा कि वो एक एक स्टेप, काम को जो करने का तरीका है उसके स्टेप्स को वो देखते हैं, ये प्लानिंग करते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लब। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लब क्या है, ये फोरमैन जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ओके, तो टाइम ऑन कॉस्ट क्लर्क क्या काम करते हैं, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसी काम को करने के लिए, जॉब को परफॉर्म के लिए टाइम फिक्स करते हैं और साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी क्या है, कॉस्ट शीट भी वो प्रिपेयर करते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ओके, डिसिप्लिनेरियन का क्या काम है। डिसिप्लिनेरियन, जैसे कि नाम ही देख रहे हैं डिसिप्लिनेरियन, आपको नाम से बहुत अच्छी तरह से ये मिल जाएगा। पॉइंट को आप पहले एक बार रीड कर लेंगे तो जस्ट हो जाएगा, बहुत इजी है। डिसिप्लिनेरियन का मतलब है ये फोरमैन क्या काम करते हैं, जॉब को ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे में करवाने के लिए ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में क्या क्या आते हैं, ये भी 4 ही हैं। ओके, तो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में इनके बॉस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, और जो भी प्लानिंग वाले डिपार्टमेंट के लिए क्लर्क के नाम से जाना जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, तो इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्लर्क किस में आते हैं, क्लर्क आते हैं प्लानिंग में। ओके, और बॉस जो जिसमें आते हैं वो क्या है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के हैं। तो फर्स्ट क्या है, गैंग बॉस। गैंग बॉस किसे कहते हैं, गैंग बॉस कौन होता है, जो अरेंज करता है सभी मशीन्स, टूल्स और अदर रिसोर्सेज को, और वो इसको मैनेज क्यों करता है, जिससे कि अपने प्रोडक्शन में उनकी कोई डिले ना हो। ओके, तो चलिए, स्पीड बॉस क्या काम करता है। स्पीड बॉस का काम है कि वो सारे मशीन्स को
और जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको ये देखें कि वो प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं या नहीं, और उनकी स्पीड ठीक है कि नहीं, टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, स्पीड देखते हैं वो। ओके, सारे चीज़ मशीन हो या ऐसे ही मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस हो, दोनों के ही वो स्पीड को देखते हैं। रिपेयर बॉस क्या काम करते हैं? ये फोरमैन देखते हैं कि मशीन्स टूल्स वर्किंग कंडीशन में, रिपेयर के लिए वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। ओके, और सारे टूल्स काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इंस्पेक्टर क्या काम करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं। ये फोरमैन क्या करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल आउटपुट का ध्यान रखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फ्योल इंसिस्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना चाहिए। फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? रॉ मटेरियल से स्टार्ट होके पूरे एंड लेवल तक, रॉ मटेरियल से स्टार्ट होके एंड तक, मतलब पूरे आउटपुट तक। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी को स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे, बल्कि उसके साथ साथ साइज, टाइप, वेट और प्रोडक्ट की सारी की सारी डिटेल को भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन मतलब अननेसेसरी डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया, इससे क्या होगा? कंपनी में भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, अननेसेसरी हैपजेड हो जाएगा, और ज़्यादा बदलाव अगर प्रोडक्शन में होगा तो इससे जो एम्प्लॉय हैं उनको भी दिक्कत आएगी। बहुत बार ऐसा हो सकता है वर्कर्स बहुत कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए और ज़्यादा साइज़ या टाइप्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए। ज़्यादा वैरायटी मतलब ज़्यादा रॉ मटेरियल भी लगेगा, बहुत तरह की मशीनरी और ज़्यादा लेबर कॉस्ट लगेगी, इसीलिए इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है, जिससे कि मशीन, लेबर और रॉ मटेरियल का मिसयूज़ नहीं होगा, जिसके की क्वालिटी और कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में क्या कहता है? फटीग स्टडी का मतलब है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक क्या करती है? फाइंड करने में हेल्प करती है कि कितनी बार जो वर्कर्स हैं वो रेस्ट ले रहे हैं, कितने समय से तक रेस्ट ली जा रही है। ओके, कितने समय से रेस्ट, कितने इंटरवल में, मतलब टाइम कितना है, कितने टाइम तक 1 घंटा रेस्ट ले रहे हैं या आधा घंटा रेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए कितने टाइम के बाद वो रेस्ट ले रहे हैं, यही सब स्टडी फैटिग स्टडी में की जाती है। इससे क्या होता है? इससे क्या फिक्स किया जाता है? इससे एक एवरेज वर्कर का टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स किया जाता है, और साथ ही साथ उनको कितनी टाइम तक काम करना है और कितनी टाइम तक रेस्ट देना है, ये देखा जाता है। इसमें 100 को पहले तो ऐसे ही एग्जामिन किया जाता है, ये टेलर ने सजेस्ट किया था। ओके, देखिए ये सो रहा है, इसको सोना नहीं है, इसके सोने के लिए भी एक टाइम सही तरीके से फिक्स किया जाएगा। ओके, टाइम फिक्स्ड हो जाएगा, इसीलिए सोना नहीं है काम के टाइम पे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी है कि जैसे कि ये मेथड को स्टडी करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम के अकॉर्डिंग मेथड चुनना चाहिए, जिससे कि वो लेबर इंटेंसिव हो मेथड चुने या कैपिटल इंटेंसिव, ये ध्यान में रखना चाहिए। लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब है? लेबर इंटेंसिव का मतलब है जिस कंपनी में ह्यूमन पावर ज़्यादा लगता है। ओके, लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब है? जिसमें ह्यूमन पावर ज़्यादा लगे। और कैपिटल इंटेंसिव मतलब जिसमें कैपिटल यानी मनी बेस्ड होता है, कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जैसे कि क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ओके, लेबर बेस्ड, जैसे कि कोई हनी बनाने वाली कंपनी हो, तो उसमें क्या होगा? हनी बनाने के लिए क्या लगेगा? ज़्यादा कैपिटल तो उसमें एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, उसमें क्या है? ज़्यादा लेबर लगेगा, वर्कर्स की संख्या ज़्यादा होगी, तो ये है लेबर इंटेंसिव। जितने भी क्रॉप बेस्ड है इंडस्ट्रीज उसमें लेबर इंटेंसिव। और कैपिटल इंटेंसिव जैसे आईटी सेक्टर्स या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी, ओके, ये सब सारे हैं। तो अपने मेथड को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सी कंपनी में कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहिए। टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहती है? टाइम स्टडी मतलब टाइम को स्टडी करना। इससे इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वर्कर्स के लिए क्या किया जाता है? टारगेट सेट किया जाता है और उन्हें देखा जाता है कि एक टाइम रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस के लिए कितनी टाइम रिक्वायरमेंट है, इसे देखा जाता है। साथ ही साथ
एक स्टैंडर्डाइज टाइम रिक्वायरमेंट जो हो वो देखी जाती है, और वर्कर्स को कैटेगराइज किया जाता है कि कौन से वर्कर्स एफिशिएंट है और इनएफिशिएंट है, और साथ ही साथ वर्कर्स की नंबर को भी देखा जाता है कि किस काम के लिए कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड है। टाइम स्टडी, ओके, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है वर्कर्स की मूवमेंट को नोटिस करना, जिससे कि अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव मूवमेंट की पहचान हो और इससे वेस्टफुल मूवमेंट को कट किया जा सके। कितने समय में वर्कर्स खड़े हो रहे हैं, कितने समय में बैठ रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में कितनी अनवेस्टफुल मतलब मूवमेंट हो रही है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रही है, इस बात का नोटिस करना और उसकी स्टडी करना, इसे नोटिस करना, ओके, नोट करना। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्कर्स में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव जो भी वर्कर्स हैं, एफिशिएंट या अनएफिशिएंट, उनको अलग अलग वेज प्रोवाइड करना। अगर जो वर्कर्स एफिशिएंट है उन्हें क्या करना? एक्स्ट्रा बोनस पे करना, एक्स्ट्रा वेज पे करना, और जो अनएफिशिएंट वर्कर है इससे क्या होंगे? वो भी मोटिवेट होंगे एफिशिएंट की ओर जाने की ओर, ओके, जिससे कि उन्हें भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। और साथ ही साथ इसमें जैसे कि कहा गया है पीस बेस्ड सिस्टम, मतलब इसमें जितने भी प्रोडक्शन के मैक्सिमम प्रोडक्शन की जो भी संख्या होगी, जितने भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस, ओके, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जितने कि नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस होंगे उस हिसाब से बेस पेमेंट किया जाएगा। इससे क्या होगा? और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे क्योंकि उसकी उनकी पेमेंट भी इंक्रीज़ होगी। मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन और उनको एक्स्ट्रा वेजेस, ओके, दोनों साथ ही साथ होंगे। चलिए अब क्या है? लास्ट है ये मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब जो भी मैनेजमेंट टीम है और जो भी वर्कर्स टीम है, दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या भावना होनी चाहिए? कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की मोरल को बूस्ट अप रखे, और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मैनेजमेंट बहुत अकड़ू है, हमें हर टाइम काम दे रहा है और हमें वो करना ही होगा, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर वो शेयर कर सकते हैं। और मैनेजमेंट को भी क्या करना चाहिए? उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दे आर गुड फॉर नथिंग। उन्हें भी समझना चाहिए, उनकी भी ख्याल रखनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो दोनों के बीच कोऑपरेशन की भावना होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो चलिए आज यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। हो गया, आज ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया और हम नेक्स्ट टॉपिक कुछ और लाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल। थैंक